Hello everyone and welcome back once again to the podcast series. पिछले वीक हमने बात की थी वन ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स विपुल जी के साथ, विपुल शाह. तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए थे विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अप्रोच कैसे चाहिए. पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने कहा था, कुछ फ्लैश कार्ड्स के बारे में कहा था. आज ऐसी ही कुछ बात हम हमारे और एक स्टूडेंट के साथ बात करेंगे हु इज अ क्वाइट सक्सेसफुल स्टूडेंट, नागेश डिड्डी. वेलकम नागेश टू FinPro Consulting's पॉडकास्ट चैनल. अगेन यू नो दी ऑब्जेक्टिव. जो हमारे पास स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं, आपने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दिया, अच्छे से पास कर दिया, तो आपके बारे में इसी से रिलेटेड कुछ बातचीत करनी है, सो दैट आपके एक्सपीरियंस से बाकी स्टूडेंट्स को कुछ मदद मिल जाए. काफी सारे स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं हमारे पास, हर टीचर के पास आते हैं कि ये एग्जाम किस तरीके से देना चाहिए, अप्रोच कैसे करना चाहिए, पढ़ाई कितनी देर तक चाहिए, हाउ मेनी आवर्स यू शुड स्टडी ऑन अ डेली बेसिस, हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स यू शुड स्टडी. सो ऑल दीज आर आई जस्ट थॉट इट शुड कम फ्रॉम हॉर्सेस माउथ. तो एक सबको आइडिया अच्छा लगेगा और ये पहुंचेगा, उन तक पहुंचेगा, ये बात जरूरी है. मैं तो कहता ही रहता हूं. तो पहले आपका नागेश, अगर आप आपका बैकग्राउंड दो कि आपका क्वालिफिकेशन पहले डिप्लोमा IFRS के पहले क्या था, और आपने IFRS के बारे में कहां से सुना और क्यों सोचा कि आपको ये करना है. हाँ, ओके. सो आई एम नागेश डिड्डी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन. आई क्लियर्ड माय CA in 2011. अच्छा, तो 2011 के बाद आपका गैप काफी हुआ. आपने डिप्लोमा IFRS कब किया? 2020 में. 2020 मतलब वो भी 4 साल हुए, लेकिन IFRS के पहले का क्वालिफिकेशन CA 2011 और 2020 लगभग 9 इयर्स का गैप था. एंड उसके बाद लाइक आई यूज्ड टू फील लाइक यार मुझे अपस्किल करना है, क्योंकि आई टेल यू, मतलब मेरे आई एम वर्किंग लाइक आई यूज्ड टू वर्क इन MNC एंड सो वहां पर मुझे गैप क्या आ रहा था कि मैं ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स में आई स्टार्टेड वर्किंग 2 प्रोजेक्ट्स. वन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट था एज पर IFRS 15. ओके. एंड वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना था मुझे फ्रॉम लाइक फॉर द वन ऑफ द लोकल मार्केट ऑफ MNC, व्हिच इज अ वेरी बिग, इट्स लाइक 1 बिलियन यूरोस का पोर्टफोलियो था. ओके. एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट. एंड मुझे पता ही नहीं, IFRS 15 में रीड कर रहा हूँ लाइक फ्रॉम ओपन सोर्सेस जो अवेलेबल इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है. तो वहां पर मुझे डिफिकल्ट आ रहा था लाइक क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. दो लाइक आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि यार ये नए कॉन्सेप्ट्स है ये सब कुछ. IFRS 15 रिसेंटली लॉन्च हुआ था. करेक्ट, तब रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तब इंप्लीमेंट हुआ था. यार मतलब MNC में इतना ऐसे हो गया था, यार करना है तो मतलब करना है, लाइक देयर इज नो अदर ऑप्शन यू हैव. एब्सोल्युटली. तो वो एक रीजन है. एंड एट द सेम टाइम मुझे असेट अकाउंटिंग टीम बढ़ाना था, लाइक बहुत बड़ी टीम बनानी थी मुझे मेरी कंपनी में. ओके. तो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. एंड असेट अकाउंटिंग मींस अगेन IFRS मतलब IAS 16 ले लो, IAS 40 ले लो, IAS 30 ले लो, इंटेंजिबल एसेट, PPE. 25 मेंबर्स की टीम थी. करेक्ट. एंड उस पोर्टफोलियो के बारे में लाइक 43 बिलियन यूरोस का. माय गॉड. मतलब यार, मतलब देयर वाज समथिंग लाइक आई नीड टू अपस्किल माई सेल्फ विद इन लाइक ऐसा कौन सा कोर्स है जो मुझे IFRS की नॉलेज दे सकता है तुरंत. तो that was the trigger point for you कि नहीं, मुझे IFRS करना ही है. जनरली यही सवाल आता है. सो इट्स ऐसे नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप तो आपको IFRS की नॉलेज ऐसे ही आनी, वो तो पढ़ना पड़ता है. दैट्स करेक्ट. तो मैं इंटरनेट पे स्टडी करता था लाइक क्या है, बट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक समझ में आता, बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स यार नहीं होते वो. सो देन आई सेड ओके, मैंने गूगल किया, मतलब देन कुछ करना चाहिए आपको, और देन यू थॉट ऑफ डूइंग IFRS. तो इस तरीके से आपकी IFRS की जर्नी स्टार्ट हो गई. तो दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको लगा अपस्किलिंग करना है. टीम अच्छा, ऑफ कोर्स आई मीन दैट्स अ प्रोफेशनल रीजन है, वो तो सही है ही, नो डाउट अबाउट इट. नाउ अगेन यू नो, ये तो ठीक है आपने क्यों शुरू किया, राइट, बट व्हेन यू एनरोल्ड फॉर इट, तो मन में ऐसा था क्या यार 8 साल 9 साल हो गया ऑलमोस्ट CA बन के, अब पढ़ाई कैसे की जाए. यू नो सी अगेन एज आई सेड लास्ट टाइम भी हमने बातचीत की थी, तो विपुल से भी हमने बात की थी कि वो वर्किंग प्रोफेशनल है, फैमिली है, तो मुश्किल हो जाता है. तो आपके केस में कैसी ये डिफिकल्टीज आई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आफ्टर 8 years लाइक हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं.
एंड जब मैंने एनरोल किया एंड तभी हम लोग लाइक वर्चुअल रिमोट का एग्जाम कुछ ऐसा नहीं अच्छा था वो नहीं option. था करेक्ट, तभी नहीं था 2020 में वो ऑप्शन नहीं था, कोविड के पहले नहीं था, कोविड के पहले नहीं था। तो आपका पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर एग्जाम था। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कि लैपटॉप में हाउ टू राइट, कि इतना गैप था। वो पहले हाथ भर के आते हैं यहाँ पे, you will not be able to write it. I was not able to write. तो then from there I started, क्योंकि 8 साल का गैप है। I know like many of the students like working professionals हैं, उन लोग बोलेंगे ये रीजन से आएंगे यार इतना गैप है और मैं कैसे स्टार्ट करूँ। बट आई वुड से लाइक you can start. मैंने वहां से स्टार्ट किया है, राइट फ्रॉम राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स वेरी गुड। बट अभी वो खैर अभी आज के स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम है नहीं है। उनको सिर्फ टाइप ही करना है। बट दिस यूज्ड टू बी अगेन बिग प्रॉब्लम। या आई रिमेम्बर सो अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझने में कुछ इशू आ सकता है कि ऐसे कुछ था या ऐसे कुछ था नहीं एज सच? सो एज सच IFRS अगर देखोगे तो इट्स अ वास्ट सिलेबस। मैंने जो सीए किया है वो और ये काफी डिफरेंट है। एंड थैंक्स टू लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लाइक इंडिया आ गया अभी इंडिया में वगैरह, तो लाइक स्टूडेंट्स आर हैविंग दैट नॉलेज। बट वो जो स्टडी है मतलब इट्स अ वास्ट, और कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आप रीड करोगे तो नहीं समझेगा। आई वुड से मतलब कोई आपको गाइडेंस होना चाहिए, कोई आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आप देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आपको इंग्लिश है, वो इंग्लिश समझेगा लाइक यार कुछ डिफरेंस नहीं है, इसका मीनिंग अलग है। सो एंड लाइक वहां पर जरूरी होता है कि समवन शुड गाइड अस। तो आपने मतलब ये अगर एक्चुअली मेरा अगला सवाल था, इट्स गुड दैट यू पॉइंटेड दिस आउट कि लेक्चर्स लेने हैं या सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी भी करते हैं कुछ लोग। सो आई नो फ्यू स्टूडेंट्स दैट दे स्टडीड ऑन देयर ओन एंड दे क्लियर्ड इट। सो सीए में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो खुद ब खुद करके स्टडी करते हैं, उसमें लेकिन टाइम भी जा सकता है। बट आपने सोचा कि लेक्चर्स लेके अगर करे तो आपको शायद बेनिफिट इसका ज्यादा हो सकता है। क्योंकि आप अगर देखोगे लाइक वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड सेल्फ स्टडी में एक पुश नहीं मिलता है कि यार चलो बुक्स निकालते, एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, एक्सटर्नल पुश चाहिए, किसी ने पीछे से लात मारा तो हम करते हैं। तो जब हम लोग लेक्चर्स अटेंड करते हैं, ओके ये टॉपिक है, आप ये कंप्लीट कर रहे हो, आज के दिन में ये टॉपिक हो गया, नाउ द सेकंड पुश लाइक व्हिच यू नीड जस्ट लाइक टू गो थ्रू दैट। ऐसा नहीं लाइक आपको कंसेप्ट्स है, आपके दिमाग में आ गए कंसेप्ट जब आप लेक्चर्स अटेंड करते हो। उसके बाद एक पुश है कि आप जस्ट रिवीजन करो उस चीज का उसी दिन। करेक्ट। तो अच्छा उसी दिन रिवीजन कर लो। करेक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू आर मेंशनिंग कि रिवीजन अगर उसी दिन हो गया तो रिटेंशन में मदद मिलती है। काफी मदद मिलती है कि माना जब एक 8 दिन 10-15 दिन के बाद आप ये टॉपिक तो नहीं है, बट नहीं ऐसा फील नहीं होता है जब आप उसी दिन रिवीजन करते हो। हाँ यस आई नो दिस टॉपिक, क्योंकि IFRS में आप देखो तो देयर आर लॉट ऑफ कंसेप्ट्स, उसका अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो मतलब दिस इज एक्चुअली गुड पॉइंट यू टेकन आउट कि स्टडी करते करते रिटेंशन के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं भी बताता रहता, बट दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि ये उसी दिन का उसी दिन खाया हुआ अगर उसी दिन हमने अगर उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट अच्छे से कर लिया तो फिर वो रिटेंशन अच्छे से होता है, तो काफी अच्छे से होता है। तो ये पहले ना मेरे मतलब यही कुछ सवाल होते थे, मतलब स्टूडेंट्स के होते थे मुझे कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो आपने तो ये बता ही दिया, तो शुरुआत तो राइटिंग से हुई थी, इतनी बेसिक चीजों से हुई थी, कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग थे IFRS में फ्रॉम व्हाट यू स्टडीड इन योर CA करिकुलम, बट स्टिल यू डिड इट। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू स्टार्ट फॉर reaching somewhere. It's a journey actually, but it's reaching there. You have to start. Without starting you can't do anything. You can't give excuses to yourself. ये मैं हर बार कहता हूँ, आप भी अगर सोच रहे सिर्फ करने का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल जस्ट सोचिए मत, आप शुरू कीजिए। जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आप हाथ पैर नहीं मारोगे। जैसे कहते हैं पानी में जब तक नहीं गिरोगे तब तक कोई हाथ पैर नहीं मारेगा। तो वही बात है। सो गुड दैट यू हैव स्टार्टेड। नाउ अगला सवाल ये मन में आता है, शुरू तो कर दिया यार, एनरोल कर दिया मैंने, अब पढ़ाई करेंगे, करना चाहूं मैं, तो किस तरीके से करूं? तो लेक्चर्स तो है ही, बट सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है लगता है आपको? क्योंकि हर टीचर जो कोई भी स्ट्रीम से हो, स्टूडेंट को वो देना चाहता है, वो देगा, लेकिन सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है इस सब केस में? स्वामी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मैंने कहा कि लेक्चर होने के बाद आप उसी दिन रिवीजन करो।
मतलब लाइक दिस इज सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, करेक्ट। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कितने आवर्स का रोज पढ़ाई चाहिए मैं- अप्रोक्सीमेटली? ऐसे कुछ देयर इज नो थ्रेशोल्ड, राइट। इट इज वेरी सब्जेक्टिव। किसी हाँ। को 4 घंटे 4 लग घंटे सकते हैं, हो किसी को 2 घंटे भी इनफ है। कोई कहता है यार मैं एंड में पढ़ूंगा, हाँ। वो सब्जेक्टिव है। Subjective हालांकि आपको, आपका क्या एक्सपीरियंस है? सो मेरा एक्सपीरियंस ये था, लाइक मैं वर्किंग करता था and क्या होता था, मंथ एंड आता था, लाइक मंथ एंड क्लोजिंग आता था, हाँ। पूरा डिस्टर्ब हो जाता था। बट जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी चाहिए, तो मैंने डेली लाइक 2 आवर्स मैंने डेडिकेट किया था कि Okay. 2 आवर्स 3 आवर्स, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इट्स नॉट ओनली लाइक 2 आवर्स। आप कनेक्ट करो बुक्स को, आप रिवीजन करो। कनेक्शन विद द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। इज इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं कि लाइक आपको 4 घंटे पढ़ाई करना है या 2 घंटे पढ़ाई करना है, ये दैट इज अ सब्जेक्टिव, जैसे आपने कहा। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उस टॉपिक से कनेक्टेड रहो। दैट्स अ वेरी गुड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। Yes. मैं भी मतलब ये आपसे जो मिला है मैं स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा हर बार कि कनेक्शन विद द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर, क्रिएट एंड मेंटेन योर इंटरेस्ट। Exactly. इंटरेस्ट तो क्रिएट हो सकता है, Yes. बट देन वो मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। Connection important. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। Yeah. सो चाहे जितने भी आज आप पढ़ो हाँ. उससे अच्छा है आप 1-1.5 घंटा पढ़ो, हाँ. बट कनेक्शन क्रिएट Connect- करो। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स एज सच। अभी ये यू नो जब अब दूसरा कोई टेक्निक के बारे में बात करते हैं कि लेट्स से भूल जाते हैं हम लोग कई बार, वेरी नेचुरल। Yeah. काम भी काफी होते हैं, फैमिली के हाँ. कमिटमेंट्स होते हैं। Right. हाउ डू यू रिटेन द कॉन्सेप्ट? व्हाट यू डिड? आपने रिटेंशन करने के लिए अपार्ट फ्रॉम डेली रिवीजन छोड़ Daily के, revision, वो हाँ. छोड़ के आपने क्या किया? मतलब कुछ ऐसे कुछ टेक्निक्स की जिससे आपको कुछ याद रहे चीजें, इसके लिए कुछ किया आपने? यस यस। सो मैंने ये किया है, जैसे लेक्चर्स होते थे, हाँ. उसमें कुछ नोट्स आते थे, कुछ टॉपिक्स आते थे, हाँ. राइट। मैंने क्या किया, मैं काइंड ऑफ लाइक समरी नोट्स, मैं अपने नोट्स बनाता था कि भाई रेडिली लाइक इजीली अवेलेबल होना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि आप समरी नोट्स आप कंटिन्यू आप वो एंड तक आप रखे, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको रखना है, हाँ. बट इजीली जैसे अब बुक है मेरे पास इतनी मोटी, मैं कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब लाइक तो लेके नहीं जा सकते। तो मेरे पास कुछ ऐसे मैंने समरी नोट्स बना के तो आप इधर पॉकेट में जाके लेके जाओ, समथिंग, कभी कुछ मिला लाइक, बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग लाइक कनेक्टेड रहना है, तो मुझे वो कंसेप्ट्स कनेक्टेड रहना चाहिए। वो समरी नोट्स बनाता था मैं, तो उसको गो थ्रू करता अब था। कई बार आपसे पूछता था वो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बताओ, मेजरमेंट के प्रिंसिपल बताओ। तो इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव दैट समरीज विथ यू, Yes, कभी yes. भी निकाल के पढ़ लिए, तो ऐसे Right. आप करते थे। तो उससे वन मोर बेनिफिट क्या होता था, आप सी नॉर्मल इंग्लिश एक है, राइट, एंड आईएफआरएस की लैंग्वेज अलग है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस लैंग्वेज को आप अडॉप्ट कर लो, एंड जब आप एग्जाम में Technical लिखते हो तो वो लैंग्वेज आनी चाहिए कि आपकी वो अच्छा. अंडरस्टैंडिंग है उस प्रिंसिपल्स ऑफ आईएफआरएस, वो दिखना चाहिए कि एग्जाम में जो अपीयर, सब लोग अपीयर होते पास भी करते हैं, Correct. वो मैं, बट आप कितना आईएफआरएस लैंग्वेज में घुसे हो, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो इसलिए जब आप कुछ फैक्ट्स आते हैं, क्वेश्चन में फैक्ट्स देंगे, उसके बेस पे आपको आपका रिकमेंडेशन जो भी बेस्ड ऑन आईएफआरएस प्रिंसिपल देना है, तो आपकी वो लैंग्वेज आनी चाहिए ना। करेक्ट। तो वो मैं चाहता हूँ कि, तो इसलिए आपको कितने नंबर्स आए थे बाय द वे? बाय द आई गॉट 79 आउट ऑफ 100। ओके, वो ये फिर ठीक है, 79 मार्क्स लाने हैं तो ये आईएफआरएस की लैंग्वेज आनी चाहिए वहां पे। मैं जनरली ये कहते रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको एक ठीक ठाक नंबर लाने हैं तो वैसे का वैसा लैंग्वेज आना जरूरी नहीं है, बट करेक्ट है। 79-80 अगर मार्क्स लाने हैं तो इट इज करेक्ट है, फिर आपको ये लैंग्वेज वहां से आनी जरूरी है। And that no wonder that you got 79 because you have reproduced that language with concepts are important. पहले फोकस कॉन्सेप्ट पे था एंड फिर बाद में ये रिकलेक्शन पे था, कैसे अप्रोच कैसे था? हाँ, तो जैसे हम लोग लेक्चर्स होते मैं पूछता हूँ उसका रीजन। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार मैं इसका सिर्फ लर्न करूँ तो चलेगा क्या? तो नहीं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंसेप्ट आप क्लियर करो। पहले तो आप कंसेप्ट जो लेक्चर्स में जो होती, जो पढ़ाई होती है आपकी, कंसेप्ट सारे क्लियर करो। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट व्हिच आई रिमेंबर कि आप चैप्टर्स ना लिंक करो। ओके, वो इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट जैसे फेयर वैल्यू है, हाँ, उधर दूसरा एक वैल्यूएशन में दूसरा कुछ वर्ड आता है यार, फेयर वैल्यू एंड दूसरा वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आता है, या आपका जैसे इम्पेयरमेंट के स्टैंडर्ड्स में कुछ अलग अलग ये है, वर्ड्स है। तो इट्स लाइक
अगर आप इंग्लिश में देखो तो सबका मीनिंग सेम है, बट आप आईएफआरएस में देखोगे तो वो डिफरेंस है। मेजरमेंट बेसिस से रिलेटेड वो आपको लिंक करने आना चाहिए। सो इन इम्पेयरमेंट रिकवरेबल वैल्यू में जो हम यूज करते हैं वैल्यू इन यूज, वो अलग है फ्रॉम फेयर वैल्यू, एंड दैट फेयर वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एनआरवी आल्सो। तो दैट काइंड ऑफ लिंकिंग यू आर सेइंग, वो लिंकिंग जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स। हाँ, सो पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो, उसके बाद फिर आप रिवीजन, हाँ वो जरूरी है। तो वो डेफिनेटली वो तो आता है, वो तो आपने कहा ही पहले, डेली भी रिवीजन करो और फिर बाद में भी एक बार रिवाइज करो। हाउ इंपॉर्टेंट इन दिस कोर्स इज पास्ट एग्जामिनेशन? ये मैंने विपुल से भी पूछा, ही आल्सो सेड एंड गिव हिज पर्सपेक्टिव। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन? अपना जो एक कंपाइलेशन का बुक आता है उसमें आपको आपने, वो मेरा नहीं है, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ACCS क्वेश्चन, तो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट वो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है, बट आपको वो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन से कितना हेल्प मिला? सो अमित सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने रिवीजन करता था एवरी चैप्टर, उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक्स वॉल्यूम 2 इज अ कंपल्सरी, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन बैंक इज कंपल्सरी। हाँ, क्योंकि कुछ आप पढ़े हो, लाइक आपने लेक्चर्स अटेंड किया, आपने खुद रिवीजन किया, फिर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन जो बैंक है आप वो सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको वो प्रैक्टिस होगा। तो वो जरूरी है, क्वेश्चन वॉल्यूम 2 जरूरी है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब आप अगर क्वेश्चन लाइक वॉल्यूम 2 अगर नहीं करते हो तो स्टूडेंट्स, तो आप एग्जाम मत अपीयर करना क्योंकि ये बहुत आपको प्रैक्टिस देगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एंड जो आंसर्स दिए हैं उस बुक में कंपाइलेशन में, जरूरी नहीं कि वो वैसे ही आंसर आने चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ACCA ने भी खुद ने कहा, वो ACCA के आंसर्स है, ACCA ने खुद ने कहा है कि these answers are model answers. Student is not required to replicate the exact answers. So that's very good point you mentioned कि वैसे के वैसे नहीं आने चाहिए, अदरवाइज फिर रट्टा मारना पड़ेगा। तो उसका फिर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, फिर आपको ऐसे हो जाता है। करेक्ट, you are absolutely right. So that's a very good point you have taken out. तो एंड पास्ट एग्जामिनेशन आपकी केस में तो खैर वो रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन था, वो तो आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं था, पेन एंड पेपर बेस्ड था। उस टाइम पे क्या वो कोविड आ गया था मेरे टाइम पे, तो रिटन बेस्ड एग्जाम था। सो लकीली फिर वो पोस्टपोन हो गया, एंड देन दे हैव गिवन ऑप्शन, ईदर यू कैन गो फॉर रिटन और यू गो फॉर लैपटॉप। Then I said, okay, I got relief. So I given a remote exam. अच्छा, ये अभी मेरे लिए न्यूज है। It's a transition. अच्छा, तो आपने पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम स्टार्ट किया। हाँ, ओके, प्रैक्टिस, बट वो जरूरत नहीं पड़ी एग्जाम के लिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, सो यू हैड टू जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, बट यू एंडेड अप गिविंग द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सो आई थॉट कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन शायद मैं आपसे नहीं पूछ सकता, बिकॉज़ शायद आपने दिया। ओके, सो ओके, नाउ माय क्वेश्चन विल बी डिफरेंट कि अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, आपने उसके लिए कुछ अलग से प्रैक्टिस किया था क्या? ये तो ठीक है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपने किया, बट देन इसके लिए कुछ सेपरेट किया था? यस, सो मैंने डिसाइड किया था मैं रिमोट बेस्ड एग्जाम जाऊंगा। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन थी। अच्छा, रिमोट बेस्ड एग्जामिनेशन दिया जो वॉल्यूम 2 थी, उसके आंसर्स में क्या करता था, मुझे रिमोट में देना है, मतलब मेरे लैपटॉप पे देना है एग्जाम। अच्छा, तो मैं जो भी आंसर्स लिखता था या उसका मॉडल आंसर्स लिखता था या प्रैक्टिस करता था, मैं लैपटॉप पे करता था, मेरे पर्सनल लैपटॉप पे। ओके, सो इट हेल्प मी अ लॉट कि यही लैपटॉप सिस्टम, ये सिस्टम जो है मैं एग्जाम में यूज करने वाला हूँ, एंड मैं हैंड्स ऑन हो गया था कि यूज टू हो गया कि ये लैपटॉप से, तो नेविगेशन शायद इजियर होता होगा। बट आपने जो एक्सेल या वर्ड में किया होगा, आपने यूटिलिटी यूज किया था? मैंने यूज किया था, क्योंकि वहां पर रेस्ट्रिक्ट कुछ लिमिटेड फंक्शंस मिलते हैं। हाँ, यूटिलिटी मतलब जो पियर्सन व्यू का जो यूटिलिटी होता है, दैट इज लाइक एन एक्सेल एंड लाइक अ वर्ड, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली एक्सेल एंड वर्ड। तो उसके लिए आपने वो सेपरेट यूज किया था? मैंने यूज किया था। तो मैंने उस जो अपने वेबसाइट पे है ACCA, वो मैंने देख लिया था कि कौन से रूल्स है। तो आई यूज्ड टू यूज दैट कि मेरे एक्सेल एंड जो भी है एंड वर्ड डॉक्यूमेंट है, सो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस as if I'm in the exam. Okay, so you are self-disciplined to that extent कि आपने वो किया। हालांकि आज जरूरत नहीं पड़ती आज की तारीख में, क्योंकि बच्चों के पास वो अवेलेबिलिटी है। दैट ACCA ने रिसेंटली वो वेब पोर्टल अवेलेबल कर दिया, डिप्लोमा FRS, दे कैन यूज द यूटिलिटी इटसेल्फ टू गिव द एग्जामिनेशन। और अभी आपका तो शायद पहला एग्जामिनेशन होगा,
अदरवाइज अभी आज 6 एग्जामिनेशन के पेपर्स वहां पे है, आप वहां पे डायरेक्टली यूटिलिटी में जाके दे सकते हो. सो दैट्स द प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म विच इज ऑलरेडी अवेलेबल. तो वैसे सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखने की जरूरत नहीं ना, स्टूडेंट हैव दैट utility itself for them to practice it. Okay. So in remote examination what was your experience? मतलब शुरुआत की एग्जाम थी तो मेरे ख्याल से कुछ इशू शुरुआत में रहेंगे. पहला मेरा एग्जाम था लाइक वो उस रिमोट वाला. Okay. तो वहां पर हमें पता ही नहीं था कि यार नेविगेशन क्या है, कैसा है. तो मेरा एक गलती मैंने किया था कि मैंने जो एग्जाम का लिंक है मैंने फेवरेट में डाल के रख दिया था टू सेव टाइम, और मैंने वो क्लिक किया और मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था. तो ये नई चीज थी सबके लिए. तो उन्होंने फिर लाइक गाइड किया कि आप होम पेज से नेविगेट करते जाइए. अच्छा. ऐसे नहीं कि लाइक डायरेक्टली आप जहां सेव किया है वैसे नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आई लॉस्ट ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट्स देयर, एंड उस एग्जाम पीरियड में 10 मिनट्स लूज करना, यू गेट पैनिक. हाँ, वी गेट पैनिक. तो वेरी डिफिकल्ट. तो वो जो नेविगेशन है, आप जो इंस्ट्रक्शंस ACCA देता है वो आप फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली. अच्छा, तो that's a very good information actually. So जो भी लिंक्स आपको दिए गए हैं सेव मत कीजिए. होम पेज से जैसे वो है वो नेविगेट कीजिए. शायद अभी वो कुछ चेंज भी हो गया होगा. मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक आई नहीं है. बट दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर एंड. Any specific points you would like students to keep in mind while getting into examination? तो क्या करना चाहिए? So जैसे रिमोट बेस हम घर से दे सकते हैं, तो वहां पर 2 फ्लक्चुएशंस होती है, एक तो इंटरनेट एंड दूसरी इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा. तो ये बहुत मायने रखता है. तो आप इन्वर्टर घर पे रहे या ऑफिस में रहे तो बैकअप रहेगा तो अच्छा रहे. तो ये मतलब दोस आर लाइक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस. तो आप उसको अवॉइड कीजिए. ओके, आप फोकस कीजिए आपके स्टडी एंड हाउ यू गिव द एग्जाम. वो काफी इम्पोर्टेंट है. बाकी चीजें को पहले से प्रिपरेशन कीजिए. हाँ, मतलब वो तो हॉल टिकट, तुम्हारा फोटो और वो तो सब वो तो रहेगा ही, उसमें इतना इशू नहीं रहेगा. ये सारी चीजें ना आपको अननेसेसरी पैनिक करेगी एग्जाम में. एंड वो एग्जाम की निशन में 2-3 घंटे मिलते हैं, लिमिटेड टाइम 3 घंटे का रहता है. यू शुडंट वेस्ट योर टाइम इन गेटिंग पैनिक एंड थिंकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स. वो आप पहले ही मैनेज कर लीजिए ताकि आपको IFRS पे आपको फोकस करना है. वो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के ऊपर. हाँ, तो मेरा ये अप्रोच था कि भाई जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उसको साइड में. गुड. आई डिडंट रिमेम्बर योर नंबर्स. तो अभी आपने बताया 70, इसीलिए फिर आपका अप्रोच भी समझ में आता है. तो गुड दैट एक्चुअली यू केम हियर एंड यू स्पेयर टाइम विद अस, गिविंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद स्टूडेंट्स. तो once again very thank you, and thank you so much for coming down and spending time with us. Yes. So Amit sir, it's my pleasure to be here, and like after I'm meeting you like on for 4 years. 4 years, and it's always pleasure to meet you. Thank you so much. Yes. And we'll meet up with next time with one more student. Till then, thank you so much and goodbye.